स्टार्ट करते हैं। भाई साहब जिसका कुछ भी पढ़ के नहीं हो गया वो सिर्फ दो तीन चीजों पे ध्यान रखेगा। ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडीज, ऑब्जेक्ट डिस्टिंग्विश और चैप्टर नंबर 2 के 6 इंपॉर्टेंट आंसर्स। 6 इंपॉर्टेंट आंसर्स, ठीक है। उतनी चीजें अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स। आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या? ठीक है, गणपति अप्पा मोरया। चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई साहब 30 मार्क कवर होने वाला है आज के सेशन में। आपको याद होगा कि कल हमने परसों हमने 34 मार्क्स कवर किया। आज का हमारा टारगेट 30 मार्क का है। और कल मैंने जितना भी कराया उसमें से इतना तो कंफर्म है कि 8 मार्क का लॉन्ग आंसर तो आपको देखने के लिए मिलेगा और शॉर्ट आंसर्स वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको 70+ मार्क्स करवा देना है आज। नहीं यकीन है भाई, कल पेपर में देखने के आना और उसके बाद आप यकीन करोगे कि नहीं सर आपने जो बोला था वैसा ही था। हा, पुढच्या वर्षी पेपर येणारच रे बाबा। पुढच्या वर्षी बोर्ड एग्जाम येणारच आहे। आपण एक्झाम्सला इग्नोर करू शकत नाही ना। आपल्याला माहित आहे की दरवर्षी बोर्ड एक्झाम्स येणारच आहे। आणि तुम्ही आता 12वी मध्ये आहे, नेक्स्ट इयर तुम्ही फर्स्ट इयर मध्ये असणार, नंतर सेकंड इयर मध्ये, नंतर थर्ड इयर मध्ये। तर जसं जसं तुम्ही सिनियर होत जाणार तुम्हाला 12th स्टँडर्डला गायडन्स द्यावं लागणार। तर तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त त्यांना सांगायचं आहे की एक्झामच्या वेळी फक्त आशिष सरांना फॉलो करा, कारण ते महारिविजन वगैरह सर्व घेत आहेत दररोज प्रमाणे। ठीक है, बस यही गाइडेंस अपने को देते रहने का बच्चे लोग को। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है, समय पे सारी गाइडलाइंस मिलनी चाहिए, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। माय डियर, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन दैट इज फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। माय डियर, फर्स्ट सेशन में पहले आए। ठीक है, क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत कंटेंट सिखाया हुआ, आपको शेयर भी किया हुआ है। 34 मार्क। अभी जो नए स्टूडेंट आए उनको क्या मालूम रहेगा भाई साहब कि अपन ने 2 दिन क्या किया है। चलो, फिक्स कैपिटल, कल हमने ये चीज़ें ऑलरेडी कवर की थी, जहाँ पे फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का हमने लॉन्ग आंसर कवर किया था। तो व्हाट इज फिक्स कैपिटल? व्हेन द फिक्स कैपिटल का मतलब होता है जब आप किसी भी कंपनी के क्या करते हो, फिक्स एसेट पे पैसे लगाते हो। जब आपके पास क्या होता है, फिक्स एसेट्स होते हैं। जब आपके पास क्या होता है, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो जब आप किसी भी कंपनी के फिक्स एसेट पे पैसे लगाते हो तो वो पैसा बन जाता है फिक्स कैपिटल। एंड अगर 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 आप ऐसा कहो कि वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सम ऑफ करंट एसेट। अब करंट एसेट का मतलब क्या होता है, आपके पास कैश होगा, आपके पास बैंक बैलेंस होगा, आपके पास बिल रिसीवेबल होगा, आपके पास डेटर्स होगा, अगर आपने किसी को एडवांस दिया होगा, एडवांस गिवन। तो ये जितनी भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे करंट एसेट है। यानी इन सभी को भी हम लोग वर्किंग कैपिटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें बिजनेस को चलाने के लिए मदद करते हैं, रनिंग के लिए मदद करते हैं। यानी बिजनेस को सेटअप करने के लिए हमें फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास वर्किंग कैपिटल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। सेकंड, नेचर, या ये जो फिक्स एसेट्स होते हैं ना वो बिजनेस में हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाले हैं। जो फिक्स एसेट होते हैं वो हमारे पास बिजनेस में परमानेंटली रहने वाले हैं। लेकिन सर वर्किंग कैपिटल हमारे इसमें सर्कुलेटिंग कैपिटल होता है, इसलिए सर समय समय पर चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? व्हाट इज द पर्पज ऑफ फिक्स कैपिटल? जब अपने पैसे को आप कहाँ लगाते हो, फिक्स एसेट्स में पैसे लगाते हो तो उसको बोलेंगे फिक्स कैपिटल। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, मोटर कार, मोटर वैन, ये जितने भी जगह पर आपने पैसे लगाए हैं उसको हम कहते हैं फिक्स कैपिटल।
लेकिन अगर आपके पास कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, अकाउंट रिसीवेबल मतलब बिल रिसीवेबल एंड डेटर, इन्वेंट्री है जिसको हम स्टॉक कहते हैं सिंपल सी भाषा में, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसका यूसेज विद इन 1 ईयर होने वाला है, विद इन 1 ईयर होने वाला है, ये सभी चीज़ें हमारी बन जाएगी वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? यहाँ पर जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर एसपी का पेपर हम अपने मन से लिख सकते हैं क्या? बेटा तू मन से भी लिख सकता है, तू अपने पेन से भी लिख सकता है, बट जो भी लिखेगा उसमें टेक्निकल वर्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तुझे बोला जाएगा फिक्स कैपिटल के बारे में लिखेगा, फिक्स सेट, तो तुझे वहाँ पे जो भी वर्ड लिखेगा वो टेक्निकल वर्ड ज़रूर होने चाहिए। और ज़्यादातर मैं आपको एडवाइस दूंगा जो भी प्रोविजन या प्रोसीजर के क्वेश्चन होंगे उसमें आप अपना मर्जी नहीं दिखा सकते, अदर देन दिस आप वहां पर अपने मन से पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है? जिन बच्चों को आप 30 मार्क अचीव करना है वो करो, बाकी के लिए कोई टेंशन नहीं। उसके बाद बात करते हैं सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि आप फिक्स कैपिटल कहाँ से लेकर आ सकते हो? तो फिक्स कैपिटल लाने के लिए अगर आप शेयर्स बेचोगे तो भी चलेगा, डिबेंचर्स, बॉन्ड या लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो, लेकिन वर्किंग कैपिटल के लिए आपको शॉर्ट टर्म लोन, डिपॉजिट और क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होने वाली है। बात समझ में आ गई? देखो बेटा सारी चीजें हो गई, लेटर भी हम लोग कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। लेटर होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा और जस्टिफाई होने वाला है। सिर्फ सेशन के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक हो जाओ, बाकी सब चीज़ है। और रहे जो मैथ्स के स्टूडेंट्स, उन सभी मैथ्स के स्टूडेंट को मैं पहले भी बता दिया और कल परसों से चिल्ला रहा हूँ कि वीएसएम एकेडमी पर मिथिलेश सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर जाकर आप उनका गाइडेंस ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स के वीडियो आपके लिए लेकर आओ जिससे आपका 24 मार्क्स हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव, जो बंदा फिक्स कैपिटल में पैसा लगाता है उसे फ्यूचर में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, लेकिन जो बंदा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाता है उसको इमीडिएट रिटर्न चाहिए, यानी तुरंत रिटर्न चाहिए। क्लियर है क्या? रिस्क, फिक्स कैपिटल में पैसा लगाने वाले को ज़्यादा रिस्क होता है, वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने वाले को कम रिस्क होता है, क्योंकि उसका पैसा शॉर्ट समय में क्या होने वाला है, रिकवर हो जाने वाला है। दो बातें समझ में आ गई। आपको डिस्ट्रीब्यूशन में मिनिमम कितने पॉइंट लिखने हैं सर? मिनिमम 5 to 6, नॉट मोर देन 6। 6 से तो ज़्यादा लिखना ही मत, 5 भी सफिशेंट है, लेकिन यहाँ पर लिखने के लिए भी आपको पॉइंटर लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या? समझा? माय डियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन, दैट इज इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या? देखो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स व्हिच इज गेटिंग अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। यानी जब आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैपिटल एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में क्या मिलता है? राइट मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है, तो उसे कहेंगे प्रेफरेंस। और ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के यहाँ पर लिखो, बट यहाँ पे जहाँ पे प्रेफरेंशियल है वहां पर लिख देना डू नॉट गेटिंग प्रेफरेंशियल राइट्स। ठीक है? इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिसके अंदर आपको डिविडेंड और रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल में कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर्स में आपको रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है, बट फिक्स्ड प्रेफरेंस शेयर्स में आपको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स रेट पर मिलता है। आप एक एक लाइन में भी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। वोटिंग राइट, इक्विटी शेयर्स को यहाँ पर वोटिंग राइट मिलता है, प्रेफरेंस शेयर को यहाँ पर वोटिंग राइट नहीं मिलता। बाकी की चीज़ें नहीं लिखा तो भी चलेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल, इक्विटी शेयर को यहाँ पर पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को यहाँ पर पैसा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि इनके पास रेडीमेबल होता है। इक्विटी में भी रेडीमेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बायबैक करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बायबैक नहीं होगा तो ऑब्वियसली दिक्कतें आ सकती है।
बायबैक मतलब पैसा आपका रिटर्न लिया जा सकता है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स में अपने शेयर्स रिटर्न करके आपको पैसा लौटाया जा सकता है, वैसे इक्विटी शेयर में भी कंपनी अपने शेयर्स लेकर आपको पैसा लौटा सकती है। ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, अगर इक्विटी कैपिटल रिस्क कैपिटल होता है और प्रेफरेंस कैपिटल सेफ कैपिटल होता है। रिस्क कैपिटल सेफ कैपिटल, रिस्क कैपिटल सेफ कैपिटल। जो बंदे को रिस्क लेना है वो इक्विटी में पैसा लगाएगा, और जो इन्वेस्टर कॉशियस होता है, जिसको डर लगता है, जिसको सेफ प्ले करना है, वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा प्रेफरेंस शेयर्स में पैसे लगाने वाला है। यस और नो? हाँ या ना? सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत है क्या? भाई साहब मैंने आपको बार बार कहा, हर बार कहा, कहता रहा कि जो भी आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन होने वाले हैं, जो भी आपके डिस्टिंग्विश बिटवीन होने वाले हैं, उससे आप जस्टिफाई या फीचर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको वो सारी चीजें यूज करनी आनी चाहिए। आप अगर एक बार पढ़ोगे और फिर आप अपने को उस चीज को यूज करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी ग्रेट। पक्का है? फटाफट फटाफट सेशन को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, संख्या और तादाद को बढ़ाओ, क्योंकि आपके लिए बहुत ही पसंदीदा जो पॉइंटर था वो सारी चीजें करवा रहा हूं। ये ऑलरेडी मैंने कराया था, लेकिन आप बच्चे बोल रहे थे सर हमको वापस एक बार चाहिए, लाइव में जो इंटरेक्शन होता है वो चीजें और रिकॉर्डेड में मजा नहीं आता, तो मैं चलो ठीक है रिवीजन तो लेना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर्स। शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, फटाफट फटाफट से शेयर्स एंड डिबेंचर। 8 मार्क्स के पॉइंट के लिए कितना लिखना पड़ेगा बेटा? 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए तकरीबन 8 से 10 पॉइंट, और 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए 4 से 6 पॉइंट। दैट्स इट। लेकिन ये दोनों ही इसमें मीनिंग का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग तो चाहिए ही चाहिए, डेफिनेशन लिखा तो वेरी गुड, नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई डियर, शेयर्स, शेयर्स का क्या मतलब होता है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, और डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ टोटल डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर्स शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, डिबेंचर डेब्ट कैपिटल का हिस्सा होता है। शेयर्स शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है, डिबेंचर लोन कैपिटल का हिस्सा होता है। इस लोन कैपिटल को हम लोग डेब्ट कैपिटल भी कहते हैं, बोरोड कैपिटल भी कहते हैं समय समय पर। जो बंदा शेयर में पैसा लगाता है वो कंपनी का ओनर कहलाता है, और जो डिबेंचर में पैसा लगाता है वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है। जस्टिफाई भी इसके बाद आएगा, डोंट वरी, जो थंबनेल में लिखा उसके साथ क्लिक बैक नहीं होगा, डोंट वरी एट ऑल। स्टेटस, भाई साहब कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का ओनर कहलाएगा, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर कहलाएगा। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर कहलाएगा और डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर कहलाएगा। इसीलिए शेयर कैपिटल को ओन कैपिटल कहते हैं और डिबेंचर कैपिटल को लोन या बोरोड कैपिटल कहते हैं, या उसे डेब्ट कैपिटल कहते हैं। समय समय की बात है। इंट्रोडक्शन की जगह पर मीनिंग और डेफिनेशन लिखा तो वेरी गुड होगा। ठीक है। नेचर, इक्विटी शेयर कैपिटल में पैसा लगाने वाले बंदे परमानेंट होते हैं, शेयर्स में पैसा लगाने वाले लोग परमानेंट, और डिबेंचर में पैसा लगाने वाले लोग टेम्परेरी कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? मतलब अगर मैं डिस्टिंग्विश में कहता हूँ 4 से 6 तो उसका मतलब क्या यार, ऐसा करते तुम लोग यार। नो सर, इन डिस्टिंग्विश मिनिमम 5 पॉइंट नीडेड एंड मैक्सिमम 6। तो क्या कह रहा हूं मैं? 4 to 6 कह ही रहा हूं ना मैं कौन सा मना कर रहा हूँ? 5 to 6 तो मैंने भी बताया। देखो ये क्या है, नहीं लेकिन आपको तो क्या बोलेगा यार, यार गुंडा बनेगा रे तू। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट होता है।
डिबेंचर का नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं होता। सिर्फ एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखा तो भी बेटर है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आपको बदले में क्या मिलेगा, डिविडेंड। बट अगर आप डिबेंचर में पैसा लगाते हो तो बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। यहाँ पर डिविडेंड आपका फ्लक्चुएटिंग हो सकता है, बट इंटरेस्ट आपका क्या होता है सर, फिक्स्ड होता है। सिक्योरिटी, शेयर कैपिटल अनसिक्योर्ड नेचर का होता है, बट डिबेंचर सिक्योर्ड नेचर का होता है, ठीक है। टाइम ऑफ इशू, जब कंपनी पहली बार मार्केट में उतरेगी तो पहले इक्विटी शेयर इशू करती है और उसके बाद के स्टेज में वो डिबेंचर वगैरह भी इशू कर सकती है। इनिशियल स्टेज में इक्विटी, बाकी के स्टेज में डिबेंचर। एक शेयर जो होता है वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है, डिबेंचर मीडियम टर्म फाइनेंस होता है, ठीक है। ऑलरेडी ये सारी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी परसों, ठीक है। थर्ड डिस्टिंग्विश में किसी को दिक्कत है क्या, थर्ड डिस्टिंग्विश में कोई दिक्कत है तो बताओ, थर्ड डिस्टिंग्विश में किसी को दिक्कत है तो बताओ। डाल दिया है मोनी ऑलरेडी। जिसने कुछ नहीं पढ़ा क्या वो खाली जुड़े रहो, अच्छे से करो। मैंने ऑलरेडी कल महारिविजन लिया, परसों लिया, वो महारिविजन के सेशन देख लो, आपका एसपी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। नोट्स वगैरह सब कुछ शेयर किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल। ओन मतलब ओनर का पैसा, बोरोड मतलब क्रेडिटर का पैसा, लेनदार देनदार। ओन कैपिटल का मतलब होता है ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और शेयर होल्डर की जगह पे अगर मैं क्रेडिटर लिख दूं तो हो जाएगा ना बोरोड कैपिटल। तो इट इज अ कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर, और इट इज अ कैपिटल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय क्रेडिटर्स, जिसको हम डेप्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल, लोन कैपिटल वगैरह भी कहते हैं। इसे हम ओन्ड कैपिटल, इसे हम ओड या डेप्ट या लोन वगैरह भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यस। सोर्सेस, अगर आपको ओन कैपिटल कनेक्ट करना है तो आपके पास इक्विटी और प्रेफरेंस के सोर्सेस होते हैं, लेकिन अगर आपको बोरोड कैपिटल कनेक्ट करना है तो डिबेंचर, फिक्स्ड डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। शेयर होल्डर को बदले में क्या मिलता है सर, डिविडेंड। और डेप्ट होल्डर को बदले में क्या मिलता है, इंटरेस्ट। रेट इन डिविडेंड वो भी फ्लक्चुएटिंग रेट पे, इंटरेस्ट वो भी फिक्स रेट पे। चाहिए तो आप एक पॉइंटर और बढ़ा सकते हैं। शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है, स्टेटस। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है और डेप्ट होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर होता है और डेप्ट होल्डर कंपनी का क्रेडिटर होता है। वोटिंग राइट, शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता है, वो भी कौन से शेयर होल्डर को, इक्विटी। बट क्रेडिटर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता, ही डू नॉट एंजॉय द नॉर्मल वोटिंग राइट। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर को कोई भी प्रायोरिटी नहीं मिलती, समझा। बट क्रेडिटर को प्रायोरिटी मिलती है ऑन द पेमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रायोरिटी नहीं मिलती, बट यहाँ पर मिलेगी। किसको मिलेगी सर, बोरोड कैपिटल वालों को। चार्ज ऑन एसेट, शेयर होल्डर किसी भी तरीके के एसेट पर अपना हिस्सा नहीं जमा सकता, बट जो सिक्योर डिबेंचर होल्डर है वो अपने एसेट्स के ऊपर सब बोलते हैं धावा बोल सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, ठीक है बेटास। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत है, जिसमें इसमें कोई डाउट है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए जल्दी बताओ। ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। राइट शेयर्स,
एंड बोनस शेयर्स। कल भी मैंने आपको बताया था कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड अ कैपिटल, सो उसके पास ऑप्शन होता है कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो अगर वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को कहते हैं कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए और अपनी होल्डिंग को बढ़ा लीजिए, आप हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो और आप हम अपनी होल्डिंग को बढ़ा सकते हो, अपने अधिकारों को बढ़ा सकते हो, तो उसे हम कहेंगे राइट शेयर्स। और अगर वो नए शेयर वाले होल्डर के पास जाते हैं तो उन्हें तो पैसा मिलने ही वाला है। क्लियर है क्या? तो राइट शेयर्स आर द सॉरी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। द कंपनी ऑफर द शेयर होल्डर द फर्स्ट ऑप्शन टू बाय द शेयर। पहले बोला जाएगा आप खरीद लो, पहले आप खरीदो, पहले आप खरीदो, तो उसको बोलेंगे राइट शेयर्स। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, वो भी कौन सा? फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस शेयर फ्री में मिलता है, राइट शेयर्स के लिए शेयर होल्डर को पैसे पे करने पड़ते हैं। क्लियर है क्या? पेमेंट, जो भी बंदा राइट शेयर्स वाला होता है उसको अपने सब्सक्राइबर को पैसे पे करने पड़ते हैं। मतलब कंपनी पैसा लेने के बाद ही राइट क्या देती है? राइट शेयर्स देती है। बट बोनस शेयर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। शेयर होल्डर को अगर राइट शेयर्स खरीदना है तो उसको पैसे पे करने पड़ेंगे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस। बट बोनस शेयर में आप शेयर होल्डर को फ्री में शेयर मिलते हैं। Partly or fully paid up. Shareholder have to pay this share as a application, allotment, call money, etc. If fill the deal the full penny of share। मतलब अगर आपको राइट शेयर्स खरीदने हैं तो आपको शेयर्स का पैसा पे करना पड़ेगा, शेयर्स का पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन बोनस शेयर में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, इसलिए फुल्ली पेड अप शेयर होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फॉलो करना पड़ता है, बट आपको बोनस में कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है। राइट टू रिनाउंस, मतलब एक बार अनाउंस करेगा क्या इसको पीछे घसीटा जाता है, तो राइट शेयर्स को घसीटा जा सकता है, बट शेयर बोनस को घसीटा नहीं जाता, यानी वापस फैसला डिसीजन को रिटर्न लिया जा सकता है क्या? तो अगर आप राइट शेयर वाले हैं और आपके शेयर होल्डर ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप उनका शेयर ना लेकर, उनको शेयर ना देकर आप किसी नए वाले को शेयर दे सकते हैं। तो यस, राइट शेयर्स में जो बायबैक यानी पीछे लेने का प्रोविजन होता है, बट बोनस में नहीं होता। पर्पस ऑफ इशू, क्या मकसद है? पैसा तो दोनों से मिलने वाला है, बस फर्क ये होता है कि इसमें एग्जिस्टिंग मेंबर को अपनी होल्डिंग बढ़ाने का मौका मिलता है। ये मौका शेयर होल्डर अपनी हाथों से ले सकता है, शेयर होल्डर अपने हाथों से ले सकता है। लेकिन यहाँ पर बोनस शेयर में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है कि उसे उसके शेयर्स बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ ये क्वेश्चन में कितने लोगों को डिफिकल्टी है, फटाफट चलो फटाफट बताओ क्या दिक्कत है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, ये क्वेश्चन तो मेरा अच्छे से हो चुका है। वेरी गुड। क्लियर है? नाउ कम टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन। जब आप अपने शेयर को अपनी मर्जी से एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करते हो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर। जब आप अपनी मर्जी से अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर करते हो उसे कहते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। पर ट्रांसमिशन में ऐसा नहीं होता है। ट्रांसमिशन में आप अगर किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, इंसैनिटी हो जाती है, इन दैट केस उनके जो वकील होते हैं जिसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो कानून की मदद से शेयर को उनके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर करते हैं।
अनाउंस करके वापस से पीछे ना खींचने को रिनाउंस कहते हैं, बोलते हैं ना, अनाउंसमेंट कर दिया, अब अनाउंसमेंट करने के बाद उसको पीछे नहीं लिया जा सकता। कमिटमेंट कर दी तो कर दी, अब पीछे हट के कोई मतलब मिलने वाला नहीं है। फिर व्हेन डन कब करेंगे, जब आप अपने शेयर को सेल करना चाहते हो या किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तब ट्रांसफर पॉसिबल है। बट ट्रांसमिशन में ऐसा होता नहीं है। जब ट्रांसमिशन में इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी या डेथ के केसेस में आपको शेयर को आपके लॉ लीगल लीगल रिप्रेजेंटेटिव के मदद से ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट, एक्शन और नेचर ऑफ एक्शन। यहां पर मेंबर खुद इनिशिएटिव लेता है, वॉलेंट्री एक्शन, और यहां पर कानून उसकी मदद करता है विद द ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी जब आप अपनी मर्जी से अपने शेयर किसी और के नाम पे ट्रांसफर करो तो वो वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन आपके पागल होने के बाद, इंसॉल्वेंसी होने के बाद, इंसैनिटी होने के बाद, डेथ होने के बाद आपके शेयर आपके नॉमिनी को दे दिया जाए तो उसको कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। क्लियर है? पार्टीज इन्वॉल्व, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो यहाँ पे दो पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, सेलर और बायर। बायर और सेलर दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ट्रांसमिशन में ऐसा होता नहीं है। जो नॉमिनी होता है ना, नॉमिनी, वही बंदा क्या करता है, ट्रांसमिशन करवाता है, क्योंकि उसको पता है कि जो डेथ ऑफ अ पार्टनर वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, या जो डेथ है, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी, ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रांसमिशन में पॉसिबल होती है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, फर्स्ट, ट्रांसफर के लिए देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। जब ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी के बीच में एग्रीमेंट बनता है तो उसको क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसमिशन में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बनता नहीं है। ठीक है? इनिशिएटेड बाय ट्रांसफरर, यानी जो ट्रांसफर कर रहा है वो इसकी इनिशिएटिव करेगा। लेकिन ट्रांसमिशन में लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर, जो ऑफिशियल रिसीवर है, इनिशिएट है, यानी जो नॉमिनी वगैरह है वो जाकर क्या कर सकता है, पॉइंट आउट क्लियर कर सकता है या फिर ट्रांसमिशन कर सकता है। क्लियर है क्या? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ट्रांसफर की लाइबिलिटी खत्म होती है और जिसको ट्रांसफर किया है उसकी लाइबिलिटी शुरू हो जाती है। बट ओरिजिनल लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर कंटिन्यू इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। लेकिन जो ओरिजिनल लाइबिलिटी है वो ट्रांसमिशन की, वो शेयर होल्डर के पास ही रहने वाली है। यहाँ पर ट्रांसफर के लिए आपको कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है और नहीं कर, ठीक है, और ट्रांसमिशन में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। क्लियर है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत है क्या? फटाफट बता, क्वेश्चन नंबर 6 में कोई दिक्कत है क्या? फटाफट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश कर लोगे तो लॉन्ग आंसर हो जाएगा। शेयर्स और डिबेंचर का लॉन्ग, दैट इज फीचर्स। शेयर, डिबेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस का फीचर्स, प्रेफरेंस और डिबेंचर का टाइप्स। ये 6 में से एक क्वेश्चन 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 4 पॉइंट लिख सकता है लेकिन 5 विल बी द सेफ। 5 पॉइंटर बहुत ज्यादा सेफ माने जाएंगे। ठीक है? चलो नेक्स्ट आते हैं इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड।
अब मैं आपको एक चीज और एक इंटीमेट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है फाइनल डिविडेंड वर्सेस इंटरिम, और आप यहाँ पे आंसर कैसे दिया, इंटरिम वर्सेस फाइनल, ऐसा भी नहीं चलेगा। एग्जाम में याद रखना, आपको पहला नाम किसका दिया, इंटरिम, और दूसरा नाम दिया फाइनल। तो आपको फाइनल और इंटरिम बोला तो पहला कॉलम आपका फाइनल होना चाहिए, दूसरा कॉलम आपका इंटरिम होना चाहिए। अगर आपने उल्टा किया तो भी आपके नंबर कट सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्का? चलो माय डियर, फटाफट 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 13 शतक कर दो। 13 शतक कर दो। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 यानी डिस्टिंग्विश 7 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। 298 पर आकर काटा रुका हुआ है। सेशन को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो। और इसी के साथ 298 से हमारा जो तामझाम है वो पहुंचता है 296 की तरफ। 296, ठीक है, तो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। प्रॉब्लम? ठीक है, नाउ इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या, जब आप दो एजीएम के बीच में, एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो डिविडेंड डिक्लेयर और पेड करते हो उसे हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। और जो फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद आप एक एनुअल जनरल मीटिंग लेते हो, उस मीटिंग में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको कहा जाता है फाइनल डिविडेंड। कौन डिक्लेयर करता है, यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करता है। वहां पर कौन डिक्लेयर करता है, इट इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर। ठीक है, ऑथोराइजेशन, भाई साहब इंटरिम डिविडेंड के लिए आपके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा हुआ होना चाहिए। फाइनल डिविडेंड में नहीं लिखा है तो उसको आपको चेंज करना पड़ सकता है। यस, पॉइंट भी लिखना जरूरी है। कब डिक्लेयर करता है सर, दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में, और फाइनल डिविडेंड इन द जनरल मीटिंग, एट द जनरल मीटिंग, एट द जनरल मीटिंग। रेट ऑफ डिविडेंड, यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड फाइनल के कंपैरिजन में कम होता है, और फाइनल में यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड एज कम्पेयर टू हायर रेट ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, सोर्सेस, अगर आप इंटरिम डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको इस साल के प्रॉफिट में से ही देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप फाइनल डिविडेंड पे कर रहे हो तो आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, या गवर्नमेंट ने अगर आपको किसी भी तरीके का डिविडेंड पे करने के लिए, आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पैसा दिया तो आप उसमें से पे कर सकते हो। अकाउंटिंग एक्सपेक्ट, यहाँ पे प्रिपरेशन, फाइनल अकाउंट बनाने के पहले आपको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ता है, और फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर करना पड़ता है, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, ठीक है, चलो माय डियर, नेक्स्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। भाई साहब, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, अभी कितने प्रतिशत भारतीयों को पता है डिविडेंड किस पर दिया जाता है? सर, डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है और इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है। तो डिविडेंड इज पेबल टू शेयर होल्डर,
एंड इंटरेस्ट इज पेबल टू डिबेंचर होल्डर। डिविडेंड किसको दिया जाता है सर? शेयर होल्डर को, और इंटरेस्ट क्रेडिटर को दिया जाता है। क्रेडिटर में डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर दोनों आते हैं। गिवन टू होम, किसको दिया जाता है सर? मेंबर को, जिसे हम ओनर कहते हैं, और यहां पर क्रेडिटर को दिया जाता है। ऑब्लिगेशन, सर डिविडेंड देने के लिए कोई ऑब्लिगेशन, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई भी कंपल्सरी प्रोविजन नहीं है। डिविडेंड प्रॉफिट है तो डिविडेंड दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट आपको कंपल्सरी पे करना पड़ेगा, बिकॉज इसका प्रॉफिट से कोई भी लेना देना नहीं होता। प्रॉफिट है तो डिविडेंड है, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड नहीं है, बट इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, आपको 100% देना ही पड़ेगा। कब देना है? कब देना है माय डियर, कब देना है? अरे भाई साहब, इट इज पेबल जब आपको सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तब आप पे करो, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसा होता नहीं है। उसको तो आपको हर साल पे करना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट हो चाहे ना हो, डजंट मैटर। क्लियर? नेक्स्ट, रेट। डिविडेंड का रेट फ्लक्चुएट हो सकता है, बिकॉज इक्विटी शेयरहोल्डर को फ्लक्चुएटिंग रेट पर मिलता है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉफिट, बट इंटरेस्ट हमेशा फिक्स रेट पर मिलता है। रिजोल्यूशन, अगर आपको फाइनल डिविडेंड पे करना है तो बोर्ड में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पे करना, पास करना पड़ेगा, और अगर आप इंटरिम डिविडेंड की तरफ जा रहे हैं तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट में आपको कोई भी रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट इज अ कंपल्सरी ऑब्लिगेशन। कोई तुमको पूछेगा नहीं, आपको कंपल्सरी पे तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या एस्पेक्ट, डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाता है और इंटरेस्ट प्रॉफिट पर चार्ज किया जाता है। आपके प्रॉफिट, आपने जितना भी प्रॉफिट किया है उस प्रॉफिट में से सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, उसके बाद जो बचता है उसमें से आपको टैक्स पे करना पड़ता है, एंड उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करोगे, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें से आप इक्विटी डिविडेंड पे करेंगे। क्लियर है क्या? तो आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा आप डिविडेंड के तौर पर दोगे, लेकिन आपको प्रॉफिट हो या ना हो आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट और मनी मार्केट, सॉरी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। चलो माय डियर, फटाफट फटाफट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है भाई, दिस इज नॉट द करेक्ट प्लेटफॉर्म टू हेट समवन और लव समवन। ठीक है माय डियर, जितने भी प्रतिशत भारतीय इस चैट सेक्शन में बैठे हैं उन सबसे गुजारिश है कि कृपया करके आप किसी को प्यार और किसी को मोहब्बत और किसी को हेट मत फैलाओ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है जब हम नए शेयर, व्हेन यू इशू द न्यू शेयर, व्हेन यू इशू द न्यू शेयर, तो जब आपको पहली बार शेयर इशू करना है तो आप प्राइमरी मार्केट में करोगे, एंड उसके बाद जो ट्रेडिंग चलती रहेगी, बाइंग एंड सेलिंग चलेगी, वो सेकेंडरी मार्केट का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाने वाला है। है ना? समझ में आ रही बात? समझा माय डियर? बात समझ में आ रही है? इंटरिम डिविडेंड हो सकता है क्या? इंटरिम डिविडेंड बताया ना मैंने, अभी एक्सप्लेन किया।
काम करता हूँ, चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ। इट विल बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर सबसे ज्यादा गंदगी मची हुई है। आप पढ़ाई से ज्यादा बाकी सब करने में इंटरेस्टेड हो। इट इज सॉरी टू से, इट हैपेंस जस्ट बिकॉज ऑफ यू। इतना अच्छा आपको सारी चीजें आपको कराने की कोशिश की जा रही है, बट नहीं, आपको क्या करना है, सिर्फ टाइम पास। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे पढ़ाई पर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वन। मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, मोड ऑफ, जब आप कोई भी शेयर, किसी भी तरीके के शेयर्स जब पहली बार मार्केट में उतारा जाए, तो जो मार्केट में आप पहली बार शेयर उतारते हो उस मार्केट को हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। यानी जब कोई भी कंपनी पहली बार नए शेयर को मार्केट में उतारती है उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। एंड उसके बाद वो शेयर जिस मार्केट में ट्रेड होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। बात समझ में आ रही है? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। भाई साहब, अगर आप डायरेक्टली सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज में करना चाहते हैं तो प्राइमरी मार्केट विल बी द फर्स्ट मार्केट। लेकिन अगर आप डायरेक्ट न जाकर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, अलग तरीके के स्टेक होल्डर बनकर, तो वो बन जाएगा आपका सेकेंडरी मार्केट। यानी फर्स्ट टाइमर अगर आप पे करना चाहते हो, फर्स्ट टाइमर अगर आप करना चाहते हो तो इट विल बी वेरी ग्रेट। लेकिन अगर आप बाद में करना चाहते हो, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वो बन जाएगा आपका एक तरीके का सेकेंडरी मार्केट। अगर मैं प्राइमरी मार्केट के अंदर हूं तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होगी? तो सब प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनी और इन्वेस्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि वो बाइंग भी करता है एंड वो सेलिंग भी करता है। तो बाइंग और सेलिंग दोनों का काम कौन करता है? सेकेंडरी मार्केट में होता है। सर प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरी कौन होता है? तो प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरी अंडरराइटर और सेकेंडरी में सिक्योरिटी ब्रोकर होता है। प्राइमरी मार्केट में अंडरराइटर विल बी द इंटरमीडियरी और सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी ब्रोकर विल बी द इंटरमीडियरी। वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अब यहां पर प्राइमरी मार्केट के अंदर आपकी जो प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी वो क्या रहती है? फिक्स। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इट गेट्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई की कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई फोर्सफुली ऊपर नीचे होगा, वो सारी चीजें क्या होने वाली है? फ्लक्चुएट होते रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? यस। Now come to the next important distinguish, that is money market and capital market. My dear, what is money market? Money market के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग करना चाहते हो, ठीक है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सर ये भी फाइनेंशियल मार्केट का कंपोनेंट है? यस सर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट बोथ आर द कंपोनेंट फाइनेंशियल मार्केट। बट शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट एंड लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। टाइम पीरियड, इसमें एक साल या उससे कम समय का जो भी, अगर आप कहीं पर भी, अरे माय डियर, अगर आप सिक्योरिटी में ट्रेड करना चाहते हो, इफ यू आर डूइंग द ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल या उसके अंदर के लिए आपको ट्रेड करना है, तो आप कौन से मार्केट में जाओगे? मनी मार्केट। लेकिन अगर आपको एक साल से ज्यादा का समय के लिए चाहिए तो आप कहां पर ट्रेड करोगे? कैपिटल मार्केट में। फिर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब मनी मार्केट में किन किन चीजों में ट्रेड किया जा सकता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, रीपर्चेस एग्रीमेंट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल एटसेट्रा में आपको ट्रेड किया जा सकता है। बट आपका कैपिटल मार्केट में स्टॉक, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज में पैसा लगाया जा सकता है। तो आपको समझना होगा कि आपके इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं। तो मनी मार्केट के अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होगा जिसको एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जिसे एक साल के अंदर इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या जिसका टाइम पीरियड एक साल या उससे ज़्यादा का होता है, उसे हम
कैपिटल मार्केट में डालते हैं। अगर आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप मनी मार्केट में पैसा लगाओ। और अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा चाहिए, नया बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, एक्सपांशन करना चाहते हो, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, या कोई असेट खरीदना चाहते हो, तो आप पैसा कहाँ से ला सकते हो? कैपिटल मार्केट से। क्लियर है? अब कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस मनी मार्केट या कैपिटल में डील करते हैं? तो जितने भी सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, एक्सेप्टेंस हाउस है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बिल ब्रोकर किस में डील करते हैं सर? मनी मार्केट में। और जो स्टॉक एक्सचेंज है, कमर्शियल बैंक, नॉन इंस्टीट्यूशन है, ये सारे इंटरमीडियरी कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। रिस्क, मनी मार्केट के अंदर रिस्क क्या होता है? बहुत ही कम। बट कैपिटल मार्केट में रिस्क बहुत ही ज़्यादा होता है, बिकॉज इसका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है एंड कैपिटल मार्केट का टाइम पीरियड ज़्यादा लंबा हो सकता है। मनी मार्केट में आपको पैसा जल्दी मिलता है, लेकिन आपका पैसा लिक्विड रहता है, सेफ रहता है, आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है ना? आप उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो सेफ है। लेकिन यहाँ पर 1 साल से ज़्यादा के लिए रखना है, इसलिए यहाँ पर हाई रिस्क ही है और यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी कम हो सकती है। लिक्विडिटी के मामले में मनी मार्केट आपके देश की इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करता है, और यहाँ पर मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग की बात करें तो वो कैपिटल मार्केट में आ सकता है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? इतनी बातें समझ में आ गई क्या किसी को? यस सर, इतनी बातें तो समझ में आ गई है। ठीक है, चलो, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फटाफट फटाफट। इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है क्या? पक्का, श्योर, कॉन्फिडेंस लॉक किया जाए? चलो, कोई भी दिक्कत रहेगी तो बताओ। चलो माय डियर, किसी भी तरीके की दिक्कत होगी तो देखते हैं। आपके डिस्टिंग्विश वाला जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से हमने कवर कर लिया है। अगर डिस्टिंग्विश में कोई भी दिक्कत है तो बताओ। इंटरिम डिविडेंड रिवोक हो सकता है क्या? अगर एक बार अनाउंसमेंट कर दिया तो रिवोक नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मार्केट में किसी ने मतलब अगर आपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड एक बार डिक्लेयर कर दिया, यू कैन नॉट बी रिवोक। बोनस शेयर एक बार डिक्लेयर कर दिया, यू कैन नॉट बी रिवोक। ठीक है, मोबिलाइज का मतलब होता है यूज करना, पैसे को इस्तेमाल करना। तो अगर आप कैपिटल मार्केट में पैसा लगाते हो और ये पैसा 1 साल या उससे ज्यादा के लिए, यानी आपका पैसा मार्केट इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं मोबिलाइजिंग ऑफ फंड। ठीक है, पक्का? ठीक है, चलो, और कुछ? कोई किसी में डिफिकल्टी है, कोई चीज में डाउट है तो पहले बता दो। मैं आपका डाउट यहाँ पर क्लियर करने के लिए बैठूंगा, लेकिन एक्सपेक्टिंग कि आप सारी चीजों के ऊपर फोकस करोगे। कितना पॉइंटर लिखना है डिस्टिंग्विश में? मिनिमम 5 to 6, नॉट मोर देन 6। 6 से ज्यादा तो कोई लिखना ही मत। 6 सफिशिएंट है, 6 सफिशिएंट है, 6 से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ कम टू डीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में तो शायद नहीं दिया है। पेज नंबर 136। पेज नंबर 136 पे आ जाओ। डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, यस, एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इट शुड बी अप टू द पॉइंट। आपको ज्यादा इसमें घुमा फिरा कर आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन एंड व्हाट इज रीमटेरियलाइजेशन।
हमने ये चीजें ऑलरेडी कल डिस्कस की थी। जब आप अपने कंपनी, देखो कोई भी तरीके की सिक्योरिटीज आप बाय करते हो, अब वो सिक्योरिटीज अगर आपको फिजिकल तौर पर किसी भी जगह पर आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है, क्या मिलता है सर? फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता है। फिजिकल मतलब जैसे मैंने आपको कल बताया, जो पीडीएफ मैंने आपको दिया है जिसके अंदर 20 पेज में पूरा एसपी कवर कर दिया था कल मैंने महारिविजन में, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंटर आपको बताए थे। अब वो ऑनलाइन में, वो आपके पास पीडीएफ है मोबाइल में, तो जो चीज़ आपके मोबाइल में वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है, आप उसको दुकान पर लेकर आके उसकी प्रिंट आउट निकाल लेते हो तो वो बन गया फिजिकल। तो जो चीज़ें फिजिकल में होगी वो हो गया रीमटेरियलाइजेशन, और जिसको आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हो, जब आप फिजिकल को इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो बन जाएगा डीमटेरियलाइजेशन। और अगर जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक है उसको अगर फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो बन जाएगा रीमटेरियलाइजेशन। ठीक है, केस स्टडी ऑलरेडी ले लिया है। सेशन नंबर 1 में मैंने लिया था, परसों लिया था मैंने ऑब्जेक्टिव्स के साथ। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, वहाँ पे महारिविजन के इसमें 34 मार्क वाले में जाकर चेक कर सकते हो। केस स्टडी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफाइंड। कन्वर्जन, यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटीज है उसको डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा, बट रीमटेरियलाइजेशन में ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को फिजिकल रिकॉर्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। यूज ऑफ फॉर्म, डीमटेरियलाइजेशन के लिए आपको डीआरएफ फॉर्म भरना पड़ेगा, डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। और रीमटेरियलाइजेशन यानी किसी किसी जैसे हम पुराने जमाने के लोग हैं ना, उनको फोन पर विश्वास आज भी नहीं है, तो वो हमेशा जो भी पेपर है उसको संभाल कर रखना चाहते हैं। तो अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो उसके लिए आपको आरआरएफ फॉर्म भरना पड़ेगा, रीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म। सीक्वेंस क्या होता है? ये डीमटेरियलाइजेशन इनिशियल प्रोसेस होता है और रीमटेरियलाइजेशन आपका रिवर्स प्रोसेस के अंदर आता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू करवा रहे हो तो आपके पास एक डिस्टिंक्टिव नंबर होगा जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो, कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल फॉर्म में चाहते हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ डिस्टिंक्टिव नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। देखो बेटा, अगर आप डीमेट अकाउंट के थ्रू जाते हो तो आपको एक डीपी आईडी मिलती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की एक आईडी मिलती है, आप उसके थ्रू सारी चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिजिकल की तरफ आओगे तो आपको फिजिकल तौर पर सारी चीजें ऑलरेडी चाहिए होती है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटीज एंड मेंटेनेंस अथॉरिटी, भाई साहब यहाँ पे जो डिपॉजिटरी होती है वो सिक्योरिटी और मेंटेनेंस करने का काम करती है, बट यहाँ पर जो भी आपका बोलते हैं ना रीमटेरियलाइजेशन में इन्वेस्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक एग्जांपल देता हूँ, 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आने के बाद आपके कॉलेज ने आपको पीडीएफ सेंड किया कि ये आपका रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट किसकी जिम्मेदारी बन गई? वो जिम्मेदारी बन गई कॉलेज की संभाल, क्योंकि फिजिकल वाला पार्ट कॉलेज के पास है। तो जो डिपॉजिटरी है वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संभालने के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन जब आपको वो रिजल्ट आपके हाथों में मिल जाएगा तो वो फिजिकल है। अगर उस पर खराब हो जाता है, पानी गिर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, गुम जाता है, लॉस हो जाता है, टॉन हो जाता है, ये सबकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इन्वेस्टर की खुद की होने वाली है। क्लियर है ना? तो जो डीमेट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं उनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नंबर मिलता है, इसलिए उसका कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। समझा? आपकी डीपी आईडी होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी होती है। डिमटेरियलाइजेशन में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी होने की वजह से किसी भी शेयर का डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। लेकिन रीमटेरियलाइजेशन के अंदर आप आपके शेयर को फिजिकल तरीके से हैंडल करते हो, इसलिए हर सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है जिसे हम डिस्टिंक्टिव नंबर कहते हैं। क्लियर है? डिफिकल्टी ऑफ प्रोसेस, डीमेट एक इजी प्रोसेस होता है, रीमेट एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। क्लियर है क्या? और किसी को कुछ चीजों की जरूरत है तो बताओ। माय डियर, और किसी को कोई और क्वेश्चंस की जरूरत है क्या? कहीं पे किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है डिस्टिंग्विश वाले में तो मुझे बताओ।
हमने ऑलरेडी 10-11 ऑलरेडी कवर कर लिया, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर रहे चाहिए थे। ठीक है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कवर करने चाहिए थे वो कवर करवा दिया है। ठीक है, चलो क्लियर है क्या? अभी बहुत सारे लोग जॉबर एंड ब्रोकर चिल्ला रहे, जॉबर ब्रोकर जॉबर ब्रोकर डिस्टिंग्विश चिल्ला रहे। तो फिलहाल वो डिस्टिंग्विश एग्जाम में अपने टेक्स्ट बुक में है, कहाँ पर है? पेज नंबर 175 पे। तो निकाल लो फटाफट, पेज नंबर 175 पे जॉबर एंड ब्रोकर। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, जॉबर एंड ब्रोकर का मतलब क्या होता है? इंटरिम फाइनल ऑलरेडी हो चुका है, डिविडेंड इंटरेस्ट ऑलरेडी डन, जॉबर ब्रोकर की तरफ कर रहे हैं प्रस्थान। ठीक है माय डियर, जॉबर कौन होता है? जॉबर इज वन हु बाइज द शेयर और बाइज एंड सेल द सिक्योरिटी इन हिज ओन नेम। जो अपने नाम पर शेयर्स खरीदता और बेचता है उसे जॉबर कहते हैं। ब्रोकर वो बंदा होता है जो एजेंट की तरह काम करता है, जो बाइंग एंड सेलिंग तो करता है लेकिन वो क्लाइंट के बिहाफ में करता है। जॉबर अपने ही नाम पर बाइंग एंड सेलिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात बता दो बेटा, अगर आपने डीमेट अकाउंट खुलवाया है, आप शेयर खरीद रहे हो और आप बेच रहे हो तो अगर आप खुद शेयर खरीद रहे हो और खुद बेच रहे हो तो आप जॉबर हो गए। लेकिन अगर आपके लिए कोई शेयर खरीद रहा और बेच रहा, आपके बिहाफ में कोई खरीद रहा बेच रहा है, तो वो बंदा बन जाएगा ब्रोकर। क्लियर है? नेचर ऑफ ट्रेडिंग, जॉबर यहां पर क्या करता है कि ट्रेडिंग एक्टिविटी खुद करता है, यहां पर खुद 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 अपनी इन्वॉल्वमेंट रखता है। समझा? जॉबर यहां पर सिर्फ ब्रोकर के बोलते हैं ना, अ जॉबर कैरीज आउट ट्रेडिंग एक्टिविटी ओनली विद द ब्रोकर। जॉबर ब्रोकर के साथ मिलकर एक्टिविटी करता है और ब्रोकर यहां पर जॉबर के बिहाफ में। ठीक है, यहां पर ब्रोकर जो ब्रोकर है वो जॉबर के साथ मिलकर ट्रेडिंग करता है लेकिन इन्वेस्टर के बिहाफ में। वापस बोल रहा हूं, जॉबर और ब्रोकर में क्या फर्क है? जॉबर जो भी काम करेगा वो अपने नाम से करेगा, वो अपने नाम से करता है। जो खुद ही बाइंग करेगा, खुद ही सेलिंग करता है। ठीक है, वो खुद के नाम से करता है। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर भी बाइंग करता है, सेलिंग करता है, लेकिन किसके बिहाफ में? इन्वेस्टर के बिहाफ में। जॉबर ब्रोकर के साथ मिलकर काम कर सकता है, लेकिन जॉबर ब्रोकर के साथ मिलकर काम करता है खुद के लिए, लेकिन ब्रोकर जॉबर के साथ मिलकर काम करता है इन्वेस्टर के लिए, ताकि उससे के बदले में क्या मिले? पैसे मिले, दैट इज कमीशन मिलना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन, जॉबर इज प्रोहिबिटेड टू डायरेक्टली बाय एंड सेल द सिक्योरिटी इन एक्सचेंज। जॉबर डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकता। ही कैन नॉट डायरेक्टली डील विद द इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर से डायरेक्टली डील भी नहीं कर सकता। इसी वजह से वो ब्रोकर के साथ मिलकर काम करता है। लेकिन जो ब्रोकर होता है वो जॉबर और इन्वेस्टर के बीच की कड़ी होती है, जो बाइंग और सेलिंग करने में क्या करता है? मदद करता है। इसीलिए जॉबर जो होता है वो स्पेशल मर्केंटाइल होता है, एक स्पेशल बंदा होता है, और ब्रोकर जो होता है वो जनरल मर्केंटाइल होता है। जॉबर गेट द कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, बट ब्रोकर को बदले में क्या मिलता है? कमीशन। जॉबर को प्रॉफिट मिलता है, ब्रोकर को कमीशन मिलता है। जॉबर को प्रॉफिट मिलता है, ब्रोकर को कमीशन मिलता है। क्लियर है? आईपीओ एफपीओ भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट अगर आप चाहते हो तो थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है माय डियर, आईपीओ एंड एफपीओ कल भी मैंने आपको बताया था। आईपीओ मतलब जब आप पहली बार मार्केट में अपने शेयर उतारते हो, जब आप पहली बार अपने शेयर मार्केट में उतारते हो। ठीक है, आपकी कंपनी पहली बार मार्केट में उतरी है। आईपीओ का मतलब क्या होता है? जब पहली बार मार्केट में आपके शेयर उतारे जाते हैं उसे कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर,
और उसके बाद वो हमेशा चलता रहने वाले शेयर को क्या बोलते हैं? फर्दर पब्लिक ऑफर। क्लियर है क्या? उसके बाद कौन कर सकता है सर? जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियां होती है वो आईपीओ इशू करती है। और जब आईपीओ, देखो मैं अनलिस्टेड हूं तो मैं शेयर इशू कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं शेयर इशू करना चाहता हूं तो मुझे पहले लिस्टिंग में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अनलिस्टेड से लिस्टेड में कन्वर्ट होने के लिए आईपीओ इशू करना पड़ता है। तो पहले मैं अनलिस्टेड से लिस्टिंग करवाऊंगा एंड आईपीओ इशू करूंगा। एफपीओ उसके बाद का प्रोसेस होने वाला है। व्हेन इशू कब? जब आप पैसा रेज करना चाहते हो, किससे? पब्लिक से, फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप मार्केट से पैसा उठाने जाते हो फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको बोलेंगे आईपीओ। और उसके बाद तो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है तो उसको बोलेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ एफपीओ से पहले आता है, एफपीओ आईपीओ के बाद आता है। क्लियर है क्या? लिस्टिंग, कंपनी को पहले अपने शेयर को क्या कराना पड़ता है? अपने आप को लिस्टिंग करवाना पड़ता है, तब जाके वो आईपीओ इशू करता है। और कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है एफपीओ के केस में। जो बहुत रिस्क लेना चाहता है वो इन्वेस्टर आईपीओ में पैसा लगाता है, और एफपीओ में रिस्क बहुत ही कम होता है। आईपीओ में रिस्क ज्यादा होता है, एफपीओ में रिस्क बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही है? यस।